ये हाइड्रोडायनेमिक्स जो है इसमें हम लोग फ्लूइड के साथ एसोसिएटेड एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो पहला हुआ फॉर ए फ्लूइड इन मोशन, फ्लूइड इन मोशन द डिफरेंट mechanical energies, the different mechanical energies associated are as below. There is kinetic energy, you know, when the mass m is moving with a velocity v, the kinetic energy is associated with half mv square. पोटेंशियल एनर्जी, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा? इट विल बी कमिंग आउट टू बी एम जी एच, अगर एम मास रेफरेंस से एच हाइट में है तो एम जी एच। तीसरा एनर्जी जो आपको नया है वो ये हुआ प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। देखो हम लोग जब सॉलिड रिजिड बॉडी के बात कर रहे थे मैकेनिकल एनर्जी में, हम लोग सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे। अब एक नया एनर्जी आ गया, प्रेशर एनर्जी। ठीक है, जैसे कोई फ्लूइड अगर कंप्रेस्ड है उसको छोड़ेंगे तो सडनली एक्सपांड करेगा तो इट इज हैविंग द कैपेबिलिटी टू डिस्प्लेस थिंग्स अराउंड इट, सो इट इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क ऑन बिहाफ ऑफ व्हाट? द एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू कंप्रेशन, सो दैट एनर्जी इज कॉल्ड प्रेशर एनर्जी। हाउ इट इज गिवन बाय pressure energy? It is pressure into volume. P is the pressure, V is the volume. ठीक है, ये सारा एनर्जी हो गया डिफरेंट मैकेनिकल एनर्जी एसोसिएटेड विथ ए फ्लूइड इन मोशन। ठीक है, ये तीनों एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड के केस में क्या प्रेशर एनर्जी नहीं था? यस, देयर वाज सम प्रेशर, सम वॉल्यूम, बट हम रिजिड बॉडी के मोशन में बात कर रहे थे तो द एंटायर बॉडी वाज मूविंग। एज लॉन्ग एज देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, द प्रेशर इज नॉट गोइंग टू चेंज। दैट मींस जो एनर्जी था वो एनर्जी शुरू से अंत तक रहता था। अगर हम कहेंगे कोई बॉल को उछाल दिया गया, ऊपर गया, नीचे आया, हाईएस्ट पॉइंट में उसके पास क्या है? हाईएस्ट पॉइंट में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है और प्रेशर एनर्जी है। नीचे पहुंचा तो काइनेटिक एनर्जी है और प्रेशर एनर्जी है। मतलब प्रेशर एनर्जी जो था वही था, वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा था, इसलिए उसको हम अकाउंट में नहीं ले रहे थे क्योंकि वो प्ले में नहीं आ रहा था। ठीक है, अभी फ्लूइड के केस में इसको हमें अकाउंट में लेना पड़ेगा। देन कम्स बर्नौलीज थ्योरम और बर्नौलीज प्रिंसिपल। क्या कहता है? फॉर ए non-viscous fluid, for a non-viscous fluid in steady flow, the total mechanical energy per unit volume of the fluid, per unit volume of the fluid remain constant at every point of flow। क्या बोल रहा है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यहां पर मैकेनिकल एनर्जी की बात नहीं हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट। ये हो गया प्रिंसिपल। मैकेनिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज ए कांस्टेंट। ठीक है ना? अब हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया? हाफ एम वी स्क्वायर, अगर v है वेलोसिटी, प्लस एम जी एच प्लस p इंटू वी बाय वॉल्यूम। क्या हुआ देखो तो, दिस होल थिंग इज ए कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ नाउ m मास इज हैविंग वॉल्यूम v, m by v क्या होता है? डेंसिटी। मास बाय वॉल्यूम हो गया डेंसिटी,
तो इसको लिखेंगे हाफ रो वी स्क्वायर प्लस m बाई वी हो गया डेंसिटी अगेन रो जी एच और ये pv बाई v हो गया प्रेशर। दिस होल थिंग इज ए कांस्टेंट। तो क्या कह रहा है ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि जब कोई नॉन विस्कस फ्लूइड इसमें रो क्या हो गया, रो इज डेंसिटी, रो इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, रो इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अब ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अगर रो है तो कोई अगर नॉन विस्कस फ्लूइड स्टेडी फ्लो में है, इसका किसी भी सेक्शन पे जाइए पर यूनिट वॉल्यूम उसका फ्लूइड को देखिए, आपको मिलेगा हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस पी इज ए कांस्टेंट। इसको थोड़ा हम लोग अभी और ज्यादा इलाबोरेट करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे सपोज हम कहें कि यहाँ पर कोई एक मोटा ट्यूब है, इसके अंदर से फ्लूइड जा रहा है एंड नाउ द फ्लूइड हैज गॉन लाइक दिस, और यहाँ से मान लो ये ऐसे नीचे आ गया, ऐसे आके इधर से निकल रहा है, ठीक है। सम फ्लूइड इज एंटरिंग हियर एंड कमिंग आउट हियर। पहले से हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देख चुके हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या देखें, एरिया इनटू वेलोसिटी ये कांस्टेंट, तो हर जगह अलग अलग एरिया है तो वेलोसिटी भी अलग अलग होगा। चलिए हम अगर कंसीडर करते हैं यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड हियर एट ए, यूनिट वॉल्यूम ऑफ हियर एट बी, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड हियर एट बी एंड यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड हियर एट सी। तो आप देखोगे तीनों पॉइंट में अगर हम कंपेयर करेंगे ए और बी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में दिखाई दे रहे हैं, ए और बी का पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर होगा, लेकिन उनका काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगा। काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगा मतलब प्रेशर भी अलग अलग होगा, क्योंकि आप कहोगे रो हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। चलो ये हाइट को हम मानते हैं, ये हाइट को थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, हमको ये रेफरेंस ले लेते हैं, ये रेफरेंस है। चलो मानते हैं कि ये हाइट h1 है, ये हाइट h2 है और ये हाइट h3 है। ये क्या है, यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट सी। तो ए में क्या एनर्जी होगा, मान लो कि यहाँ पर वेलोसिटी वी ए है, हाफ रो वी ए स्क्वायर प्लस रो जी h1 प्लस प्रेशर एट ए, यहाँ पर कुछ प्रेशर होगा, मस्ट बी इक्वल टू बाय बर्नौलीज थ्योरम हाफ रो वी बी स्क्वायर प्लस रो जी h1 प्लस प्रेशर एट बी। देखो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर है, काइनेटिक एनर्जी बदल गया ना, क्योंकि वेलोसिटी बदल गया, वेलोसिटी बदल गया तो प्रेशर भी बदल गया होगा। थोड़ा देख के कंपेयर करके बोलो तो ए और बी में से कहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, ये दोनों बराबर थे, ऑलरेडी बराबर है। अब हम कहेंगे यहाँ पर भी ए कम होगा क्योंकि ब्रॉड एरिया है, यहाँ पर नैरो एरिया है तो भी ज्यादा होगा। सो ये अगर ज्यादा होगा तो इसको कम होना है, इसका मतलब प्रेशर एट ए इज मोर देन प्रेशर एट बी। ऐसे करके आपको समझना पड़ेगा, प्रेशर एट ए इज मोर देन प्रेशर एट बी। व्हाई? बिकॉज दो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज सेम but the kinetic energy per unit volume is more here. How could you know? By equation of continuity. As it is passing through the narrow section, the velocity is more. You come down to a point C. You see here हम दिखा रहे हैं फिगर में कि ये एरिया और ये एरिया दोनों बराबर है, मतलब यहाँ पर यूनिफॉर्म एरिया है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हाफ रो वी सी स्क्वायर प्लस रो जी h2 plus pressure at C. Now there is a difference in potential energy also. और अगर ये एरिया बराबर है तो VB और VC भी तो बराबर होंगे। So accordingly you can compare कहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा, कहाँ पर प्रेशर कम होगा, ये आपको इसमें से समझ में आना चाहिए, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ये समथिंग सिमिलर टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नहीं, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बराबर नहीं है, ये कुछ अलग है। क्या है? How it is different from law of conservation of energy? Let us see. Point number 3 में देखेंगे what is the difference between Bernoulli's equation and law of conservation of energy. Number 3 में देखेंगे
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या हो रहा था, अगर आप कोई मास को यहां से फेंक दिए, वो ऐसे गया ऐसे गिरा, ड्यूरिंग दिस एंटायर मोशन टोटल एनर्जी हियर, टोटल एनर्जी हियर, टोटल एनर्जी हियर, टोटल एनर्जी हियर आर सेम, sum of kinetic energy plus potential energy here, sum of kinetic energy plus potential energy here, sum of kinetic energy plus potential energy here is same everywhere. That means you can say the total mechanical energy associated with the same body at different instants is the same. Whereas what you say here, the energy per unit volume, not energy, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा मास है, ये कुछ वेलोसिटी में जा रहा है, तो यहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी इज मोर, बट काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पर जितना होगा यहाँ पर भी उतना होगा, यहाँ पर उतना होगा। तो क्या है यहाँ का स्टेटमेंट, द टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट ए बी सी, दैट मींस विथ डिफरेंट बॉडीज एट द सेम इंस्टेंट इज सेम। गेट द डिफरेंस, total mechanical energy with the same body at different instants is same। ये total energy per unit volume of different bodies, इसका जितना एनर्जी होगा पर यूनिट वॉल्यूम, इसका जितना एनर्जी होगा पर यूनिट वॉल्यूम, इसका भी उतना एनर्जी होगा पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट बॉडीज एट द सेम इंस्टेंट इज सेम। सो विल से क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी says that total energy with same body, conservation of mechanical energy, थोड़ा conservation of mechanical energy states that total mechanical energy associated with same body at different instants is same, but Bernoulli's theorem states that total mechanical energy per unit volume associated with different bodies at same instant are same। तो ये दोनों को बराबर मत सोच लेना, ये दोनों अलग अलग चीज बोल रहे हैं, ठीक है, अलग अलग चीज बोल रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत सारा एग्जाम्पल इसके अंदर हो सकता है। मैं कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा और कुछ चीजें बताऊंगा, तो थोड़ा एग्जाम्पल्स लेते हैं। वो कभी कभार आता है स्टेट बर्नौलीज थ्योरम एंड गिव वन और टू एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन द फैक्ट। एग्जाम्पल देते हैं, ब्लोइंग ऑफ रूफ्स। जब जोर से हवा चलता है हम अक्सर क्या करते हैं, खिड़की दरवाजा बंद कर देते हैं, खिड़की दरवाजा बंद कर देते हैं। तो इन हेवी विंड क्या होता है, अब क्या है कि जब खिड़की दरवाजा बंद कर दिए, अंदर का एयर स्टेशनरी है, ये मूव नहीं कर रहा है, वेलोसिटी हियर इज जीरो, नाउ द एयर हियर इज मूविंग विद वेरी हाई वेलोसिटी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नाउ मच हाई, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज वेरी हाई, और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वेरी हाई हो गया। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज वेरी लो, क्यों, क्योंकि इट इज नॉट इन मोशन।
रेस्ट में, और ये दोनों मान लो कि छत के आसपास लेते हैं, एक जस्ट ऊपर जस्ट नीचे, मतलब दोनों में पोटेंशियल एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये कोई टीन रूफ है, इसके जस्ट ऊपर जस्ट नीचे, मतलब दोनों वॉल्यूम यूनिट वॉल्यूम आर ऑलमोस्ट एट सेम हाइट। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा हो गया, यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर है। अब यहाँ का काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आर सेम, और पोटेंशियल एनर्जी इसी बराबर है। मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो ऑब्वियसली प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कम होगा। क्यों? तो यहाँ पर अभी लो प्रेशर हो गया, लेकिन अंदर प्रेशर ज्यादा है, PA इज मोर देन PB। क्या होगा? अंदर का प्रेशर इसको पुश करके ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, है ना। अंदर का प्रेशर इसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, और उड़ जाएगा तो उड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर ये प्रेशर काफी कम हो गया, अब सोचो ये टीन रूफ का 3 बॉडी डायग्राम, इसका अपना वेट है, अंदर से प्रेशर PA है, ऊपर से प्रेशर PB है, इसका अपना एरिया है, बाहर से ऊपर से फोर्स आ रहा है PB इंटू A, अंदर से आ रहा है PA इंटू A। तो अगर PA इंटू A इज मोर देन दिस प्लस दिस, तो छत उड़ जाएगा। समझ में आ रहा ना? इसका मतलब जब भी ये एयर हाई वेलोसिटी में, विंड हाई स्पीड में जाता है, उसमें लो प्रेशर फॉर्मेशन हो जाता है। आप अक्सर कहीं कट जाता है तो फूंक मारते हो, फूंक मारने से क्या होता है? प्रेशर, वेलोसिटी बढ़ गया, प्रेशर लो हो गया, प्रेशर लो हो गया तो एक्सपांड कर गया, एक्सपांड कर गया तो टेम्परेचर फॉल कर गया, तो फूंक मारने से ठंडा ठंडा लगता है। These are all practical experiences we have. Also we have the idea कि when we move in a train, we prefer to sit near the window. Why? Because air is coming in. हवा अंदर आता है। अंदर क्यों आता है? क्योंकि जो ट्रेन है वो जब चलता है, उसके अंदर की एयर भी उसके साथ चलता है। ट्रेन का स्पीड जितना ज्यादा होगा, अंदर का काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम उतना ज्यादा हो गया तो प्रेशर इनसाइड विल बी लेस। लेकिन बाहर का हवा तो मूव नहीं कर रहा ना, तो बाहर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर चलने लगेगा, तो हवा अंदर आने लगेगा। जैसे ट्रेन बंद हो गया, हवा आना बंद हो गया। रीडिंग ठीक है? हमें क्या कंक्लूजन मिला? हमें कंक्लूजन मिला कि जब भी एयर ज्यादा वेलोसिटी में जाता है, उसका प्रेशर कम हो जाता है। क्यों? विद इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखो ये 2 पीस ऑफ पेपर है, ये 2 पीस ऑफ पेपर में मैं अगर बीच में एयर ब्लो करता हूँ, क्या लग रहा है? दोनों दूर भाग जाएंगे ना। देखो क्या हो रहा है, दे आर कमिंग क्लोज, दे आर कमिंग क्लोज। क्या हुआ? अंदर का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, बढ़ जाने से काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गया, तो प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम घट गया, मतलब प्रेशर घट गया। प्रेशर घट गया तो क्या हो गया? बाहर का प्रेशर ज्यादा था, वो इसको पास ढकेल दिए। फिर से देखो, दे आर कमिंग क्लोज, है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसे सारा चीज आते रहते हैं, हमें ये सब चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल देंगे। दूसरा एग्जाम्पल में आई टॉक अबाउट इन एटोमाइजर। दूसरा एग्जाम्पल में बात करेंगे एटोमाइजर का। एटोमाइजर क्या है बताओ? इसमें होता यूं है कि एक मैकेनिज्म ऐसे होता है, आप देखिए होगी वो बेगन स्प्रे आता है, यहाँ से कोई एक पाइप लगा रहता है ना। ये पाइप के साथ एक डिब्बा लगा रहता है, डिब्बे में कुछ लिक्विड रहता है, यहाँ पर एक पिस्टन रहता है। इस पिस्टन को आप अगर पुश करोगे तो क्या होगा? यहाँ से लिक्विड निकल के ऐसे स्प्रे हो जाएंगे। इसके अंदर नहीं है, ये नॉर्मल पिचकारी नहीं है। पिचकारी में क्या होता है कि आपका ऐसा है,
ये पिचकारी के अंदर आप इसमें लिक्विड भरे रखते हो, जब इसको दबा देते हो द लिक्विड कैन नॉट एकोमोडेट इनसाइड, इट इज पुश्ड आउट। ये पिचकारी नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, जब आप इसको पिस्टन को पुश करते हो, इस जोन की एयर कुछ वेलोसिटी में भागते हैं, भागते भागते जब वो नेरो सेक्शन से जाते हैं उनका वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाता है। वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाने से यहाँ का प्रेशर बहुत लो हो जाता है। अब यहाँ पर जो एयर था डिब्बे में वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में था, ये हाई प्रेशर में है, ये लो प्रेशर में है, तो ये लिक्विड को पुश करके ऊपर उठा दे। तो लिक्विड जैसे यहाँ पर आ गया वो फेंका गया बाहर। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एन एटोमाइजर। The working of an atomizer is on the principle called Bernoulli's principle। छत क्यों उड़ जाता है, ये क्यों होता है, ये हमें समझ में आया। तीसरा मैं बताता हूँ, आप लोग स्पिन बॉल क्रिकेट तो खेलते हो, स्पिन बॉल और स्विंग बॉल कहते हैं इसको। स्पिन बॉल को अदरवाइज कहते हैं स्विंग बॉल। क्या होता है, नॉर्मल थ्रो में और स्पिन बॉल थ्रो करने में डिफरेंस क्या होता है। स्पिन बॉल थ्रो करने में आप थ्रो नहीं करते हो, थ्रो करने के साथ साथ इसको स्पिन करवा देते हो, घुमा देते हो, घुमा के थ्रो करते हो। तो क्या होता है देखो, सपोज हम कहेंगे कोई एक बॉल को में ऐसे जोर से घुमाया और ऐसे थ्रो किया। अगर थ्रो नहीं किया होता तो घुमाने के कारण ये पॉइंट का एक वेलोसिटी होता ओमेगा आर, अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिए, इसका एक वेलोसिटी होता ओमेगा आर, इसका कैसा होता ओमेगा आर, है ना। अब हम क्या किए हैं, घुमाने के साथ साथ फेंक दिए। अगर नहीं घुमाए होते, सिर्फ फेंक दिए होते, तो ये पॉइंट का वेलोसिटी होता भी, ये पॉइंट का भी इधर को होता भी। तो यहाँ पर रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो गया, ओमेगा आर प्लस भी, और यहाँ पर रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो गया, v माइनस ओमेगा आर। मतलब यहाँ पर स्पीड ज्यादा हो गया, यहाँ पर स्पीड कम हो गया, इफेक्टिव स्पीड। और जो एयर इसके साथ कांटेक्ट में था, वो तो आप जानते हो कि कांटेक्ट में जो रहेगा वो भागेगा उसके साथ। तो यहाँ पर एयर का वेलोसिटी ज्यादा हो गया, यहाँ पर एयर का वेलोसिटी कम हो गया। एयर का वेलोसिटी यहाँ पर ज्यादा हो जाने से यहाँ पर जो प्रेशर था वो लो हो गया, यहाँ पर जो प्रेशर था P2 तो ज्यादा हो गया, P2 इज नाउ मोर देन P1। तो हम कहेंगे यहाँ पे ज्यादा प्रेशर आने लगा, यहाँ पर कम प्रेशर आने लगा। आप बॉल को इसे थ्रो कियो, ये प्रेशर ज्यादा है, ये प्रेशर कम है, P1 कम है, तो देयर विल बी ए नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन। तो ये बॉल क्या करेगा, ये बॉल ऐसे घूम जाए, तो हवा में ही वो स्विंग कर जाएगा। आप कहोगे न्यूटन्स लॉ कहता है कि एक बार बॉल को फेंक दिए, जब तक जमीन पे नहीं गिरा है इट शुड गो अलोंग ए स्ट्रेट लाइन और इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन, लेकिन ये तो ऐसे जाके ऐसे घूम जाएगा। सोचो कोई बॉल को मैं ऐसे थ्रो किया आपकी तरफ, थ्रो करने के साथ साथ ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, तो मान लो ये बॉल ऐसे घूम गया, तो इधर का वेलोसिटी ज्यादा हो गया, इधर का वेलोसिटी कम हो गया, इधर का प्रेशर कम हो गया, इधर का प्रेशर ज्यादा हो गया। तो बॉल जो ऐसे घुमा के आगे फेंक दिए, ये बॉल इधर प्रेशर ज्यादा होने के कारण ऐसे मुड़ जाएगा। वैसे ही आप लेग स्पिन ऑफ स्पिन ऐसे डालते हो, वो हवा में स्विंग करता है। अब कितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस आएगा उतना ज्यादा स्विंग करेगा, कितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस आएगा वो ओमेगा आर के ऊपर डिपेंड करता है। अब कितने जोर से बॉल को स्पिन किए थे, दैट विल मैटर टू द डिफरेंस इन प्रेशर, क्योंकि वही तो डिफरेंस कर रहा है। यहाँ पर v प्लस ओमेगा, यहाँ पर v माइनस ओमेगा। अगर सीधा फेंक देते, ओमेगा नहीं रहता, तो ये प्रेशर डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि दोनों तरफ बराबर वेलोसिटी होता, दोनों तरफ बराबर प्रेशर होता। तो ऐसे करके हम लोग अभी ढेर सारे एग्जाम्पल्स इसके ऊपर देख लिए, ठीक है। तो ये सबको ज्यादा डिटेल्स में नहीं लिखना है, कभी कभार पूछते हैं तो मैं बता दिया। वो आपको पूछते हैं कि इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे करके पूछते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर थोड़ा फंडामेंटल क्वेश्चंस देखते हैं। फंडामेंटल क्वेश्चंस देखते हैं जो जेई वगैरह में, मेडिकल एंट्रेंस वगैरह में आया है, इसको देखेंगे। सपोज हम कहेंगे कि हियर इज ए फिजिकल बैलेंस, दिस फिजिकल बैलेंस इज नाउ बैलेंस्ड बाय टू इक्वल वेट्स। दोनों तरफ बराबर वेट रखा है, इधर भी m रखा है, इधर भी m रखा है, एंड इट इज बैलेंस्ड, ठीक है। सो क्वेश्चन हुआ, ये पैन का नाम A दो, इसका नाम B दो। इफ
air is blown below pan A, then pan B will go down. ऑप्शन दिए थे ऐसे, go up, remain as it is, none. अब आपको सोचना है कि क्या होगा इस केस में। ये क्वेश्चन में आ चुका है एंट्रांसेस में। तो अगर आप इसके नीचे एयर ब्लो करोगे, नीचे का प्रेशर कम हो जाएगा। सोचो पैन ए के बारे में सोचो, ऊपर से तो कुछ प्रेशर था, यहाँ पर आप एयर ब्लो किए, इधर का प्रेशर कम हो गया, ये प्रेशर ज्यादा हो गया, तो इसको ये दबा देगा, ये दबा देगा तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर चले जाएगा, तो बी विल गो अप। आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, इन ए, ये भी आया था जेई में, इन ए पावर बोट रेस, इन ए पावर बोट रेस, जस्ट ए मिनट, इन ए पावर बोट रेस, पावर बोट रेस तो देखे होंगे, व्हेन when one boat overtakes the other, what should be, what should be, what should be their positioning? उनका पोजीशनिंग कैसे होना चाहिए, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। और बोट रेस में क्या हुआ है कि एक लाइन पे ऐसे लाइन खींचा गया है, बोट्स आर लाइकली टू गो, तो एक बोट ऐसे जा रहा है, पावर बोट है, वेरी हाई स्पीड में जा रहे हैं, और ये पास पास जा रहे हैं, ये ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है पीछे वाला, तो पीछे वाला ऐसा रहेगा कि पावर बोट रेस है, और ये मान लो कि ये अपना ट्रैक में जा रहा है, ये अपना ट्रैक में जा रहा है, और जब ये क्रॉस करने की बात आएगा तो थोड़ा कैसे हो जाना चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए उनका, ये जो ओवरटेक करेगा ये भी कुछ ऐसा टेढ़ा होकर ओवरटेक करेगा, और जब ये आगे वाला जा रहा था, पीछे वाला आके पीछे से ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, आगे वाला पोजीशनिंग कैसे लेगा, सोचना है आपको। ये थोड़ा ऐसे रहेगा, डाइवर्जिंग रहेगा, या कैसे रहेगा, आपको सोचना है। अब ये दोनों बोर्ड चल रहे हैं, ये भी चल रहा है, 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 सब चल रहे हैं। अब बताओ कौन सा पोजीशन सही रहेगा, ये जेई में आया था। अब देखो, जब दो बोट चलते हैं और पैरेलल ट्रैक में चलते हैं, तो जैसे आप पानी के अंदर अगर दोनों हाथ को ऐसे मूव करवाओगे तो क्या देखोगे आप, दोनों हाथ के बीच में जो पानी था वो भी कुछ दूर तक मूव कर गया। जब ये दोनों बोट चलने लगेंगे, उनके बीच का जो पानी था वो भी चलने लगेगा। और अगर क्या होगा, अगर हम कहेंगे यहाँ का जो पानी है, वाटर है, वो भी उतनी स्पीड में जाने लगा, तो यहाँ पर वाटर का प्रेशर कम हो जाएगा, जबकि इधर को प्रेशर ज्यादा है, इधर का प्रेशर ज्यादा है, सो दैट विल पुश दे मे स्ट्राइक ईच अदर। और इसमें तो ऐसे ही बखूबी आ गया, एक दूसरे को टकराने वाले हैं, क्योंकि वाटर ऐसे पुश कर रहा है दोनों तरफ से, इधर का प्रेशर लो हो गया है, दोनों तरफ से पुश कर रहा है, और ये इधर जा रहे हैं। इस केस में क्या होगा, ये इधर जाने की कोशिश करेगा, ये इधर जाने की कोशिश करेगा, बट प्रेशर विल बी एक्सर्टेड लाइक दिस, तो एज ए रिजल्टेंट दे विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन। सो करेक्ट चॉइस हो गया आंसर सी। तो ओवरटेक करने से पहले दोनों को थोड़ा सा डाइवर्जिंग फेस रखना पड़ेगा। ये जेई में क्वेश्चन आया था, समझ में आ रहा ना, ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं समझने के लिए। इसके ऊपर ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। राइट,
a horizontal tapered tube is held as shown if a liquid of density rho enters the broad end with speed V0, find the pressure difference developed across the two ends. दोनों एंड में क्या प्रेशर डिफरेंस डेवलप होगा? क्या दिया है? एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, ऐसा टेपर्ड ट्यूब है। यहाँ पर दिया है एरिया इसका A है, यहाँ पर एरिया दिया है 3A और यहाँ पर कोई लिक्विड डेंसिटी उसका रो है और अंदर घुस रहा है V0 स्पीड में। तो ऑब्वियसली देयर विल बी डिफरेंस इन वेलोसिटी एंड आपको पता करना है व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स। ये दोनों एंड में क्या प्रेशर डिफरेंस है? क्या आप निकाल सकते हो व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स? थोड़ा कोशिश कर सकते हो, ट्राई करो तो देखते हैं। क्वेश्चन इज वेल अंडरस्टूड। देयर इज ए टैपर्ड ट्यूब, हॉरिजॉन्टल ट्यूब हॉरिजॉन्टल है, टैपर्ड है। तो मैं एक काम करता हूं, पहले यहां पर वेलोसिटी पता करता हूं तो सॉल्यूशन कैसे चलेगा। नाउ बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप कहोगे 3a v0 मस्ट बी इक्वल टू a v डैश और v डैश क्या हो गया 3 टाइम्स v0। चलो ठीक। नाउ इफ आई कंसीडर ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड हियर and here, suppose at m and at n, तो आप क्या कहोगे? Considering unit volume of fluid at m and n by Bernoulli's theorem, we see half rho v0 square plus rho gh plus pressure at m is equal to half rho, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है 3v0 का स्क्वायर प्लस रो gh। why h at both the place? because the tube is horizontal, तो दोनों का हाइट बराबर रहेगा प्लस प्रेशर ईट n। देखो तो रो जी दोनों तरफ से कट गया, why? because the tube is horizontal, तो हाइट तो बराबर रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर रहेगा। अच्छा तो देखो तो यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। चलिए निकालते हैं व्हाट इज Pm माइनस Pn, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स। इसको इधर ले आए, इसको इधर ले लो, ये कितना हो गया 9 टाइम्स हाफ रो v0 स्क्वायर और ये इधर गया माइनस हाफ रो v0 स्क्वायर। इट इज कमिंग आउट टू बी 8 टाइम्स हाफ रो v0 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 4 रो v0 स्क्वायर। सो द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स विल बी 4 रो v0 स्क्वायर। समझ में आया? ये एंटायर हाइड्रोडायनेमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या? वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। क्या है? वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स मतलब थिन जेट। इफ्लक्स किसको कहते हैं? जैसे मान लो कोई थिन जेट ऑफ वाटर इज कमिंग आउट, थिन जेट ऑफ लिक्विड इज कमिंग आउट, उसको इफ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। सपोज वी टेक ए केस
कि यहाँ पर कोई एक टैंक है और इस टैंक में हुआ क्या है, हुआ ये है कि कोई एक लिक्विड भरा हुआ है टू ए हाइट h, इसमें लिक्विड भरा हुआ है टू ए हाइट h। अच्छा, अब मैं क्या किया हूँ, यहाँ से कोई h डेप्थ में, अंदर से कोई स्मॉल h डेप्थ में मैं क्या किया, यहाँ पर एक छोटा सा थीन होल बना दिया। ये थीन होल इज मेड एंड नाउ द लिक्विड इज कमिंग आउट ऑफ दिस। अब ये बाहर गिरता हुआ लिक्विड के बारे में हमें सब कुछ पढ़ना है, मतलब कितना वेलोसिटी में निकलेगा, कितना दूर पे गिरेगा, वो सारा चीज हमें देखना है। दिस इज द इफ्लक्स कमिंग आउट, ए थिन जेट इज कमिंग आउट। ठीक है, थिन जेट इज कमिंग आउट ऑफ इट। सपोज ये जो छोटा सा होल किए हैं उसका एरिया A0 है। ठीक है, और ये जो बेस का एरिया है, टैंक का बेस का एरिया है A, और यहां से जो लिक्विड निकला मान लेते हैं कि उसका वेलोसिटी है v0 जो हमें निकालना है। अब ये लिक्विड निकलेगा तो ये लेवल तो धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। से द वेलोसिटी ऑफ द लेवल ऑफ लिक्विड इज कमिंग आउट टू बी से v डैश। ठीक है, तो क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ लेवल ऑफ लिक्विड इज कमिंग डाउन विद ए स्पीड v डैश। चलिए इसमें जो जो डाटा दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। Let A is base area of tank, ठीक है, A0 is area of the orifice, जहां से ये निकल रहा है। V0 is velocity of इफ्लक्स। ठीक है, v डैश इज वेलोसिटी ऑफ लेवल ऑफ लिक्विड, और h इज डेप्थ ऑफ ओरिफाइस फ्रॉम लेवल ऑफ लिक्विड, लिक्विड का लेवल से नीचे h डेप्थ में है। ठीक है, और कैपिटल H इज हाइट ऑफ लिक्विड। आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इन टैंक। चलिए सारा चीज को देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हम निकालना चाहते हैं कि ये कितना वेलोसिटी में निकलेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, कितना वेलोसिटी में निकलेगा। देखो सोचो कि ये कोई एक मोटा सा पाइप है जिसका एरिया A है, जिसमें लिक्विड नीचे आ रहा है v डैश लेवल में, मतलब वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ डिक्रीज क्या हो रहा है, A इंटू v डैश, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एंड वॉल्यूम ऑफ रेट ऑफ आउटफ्लो इज A0 v0। तो हम क्या कहेंगे, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप कहोगे ए वी डैश मस्ट बी इक्वल टू A0 v0। चलो ठीक है, तो यहां से हम v0 निकाल सकते हैं। v0 विल बी A v डैश बाय A0। ठीक, दूसरा तरीका हम धीरे धीरे आएंगे टोरिसेली थ्योरम पे। वो थ्योरम का कुछ अपना लिमिटेशन है और कुछ असम्पशंस और कंडीशन है, उस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, बट वी आर सीइंग नाउ द जनरलाइज्ड थिंग। सपोज आई कंसीडर ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड हियर एंड ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड हियर, कहां पे, एट m एंड एट n। ठीक है, तो हम कहेंगे बाय बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या मिलेगा आपको, आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी प्लस और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट m मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट n। ठीक है, एट m एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ पर कुछ काइनेटिक एनर्जी है, कितना, ये v डैश वेलोसिटी में आ रहा है, तो
तो कहेंगे हाफ रो वी डैश का स्क्वायर प्लस कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। ग्राउंड को रेफरेंस ले लेते हैं, इसका हाइट कितना है कैपिटल एच, तो हम कहेंगे रो जी एच प्लस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी वाज पीवी, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब प्रेशर, सो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, ये तो सरफेस पे था तो इट इज सेम एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे एन पे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हुआ हाफ रो वी जीरो का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी आपको होगी इसका हाइट, क्या हाइट है ये पूरा अगर h है ये स्मॉल h है तो ये हाइट कितना हो गया h माइनस एच, सो इट इज रो जी h माइनस एच, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी एच होता है। अच्छा और क्या रह गया प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो खुले में हवा में तो क्या कहेंगे इट इज सेम एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो दोनों तरफ ये चीज बराबर होने के कारण कैंसिल हो गया। और देखो तो अब क्या होगा रो भी तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें है इसमें है इसमें है इसमें, रो इज आल्सो कैंसिल्ड आउट। ठीक है थोड़ा देखेंगे क्या मिल रहा है इसमें, तो मिलेगा वी डैश का स्क्वायर बाय 2 प्लस जी एच इज इक्वल टू वी जीरो का स्क्वायर बाय 2 प्लस जी एच माइनस एच। निकालिए इसमें से वी जीरो का वैल्यू क्या निकल रहा है, वी जीरो स्क्वायर इज ये 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए 2gh हो गया, सिंप्लीफाई करिए gh कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी वी डैश का स्क्वायर प्लस 2gh में बीच में एक स्टेप खा गया, आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको इधर लाओ वी जीरो को एक तरफ रखो और सिंप्लीफाई करो, इट विल बी कमिंग वी डैश स्क्वायर प्लस 2gh, और अगर हमें वी जीरो चाहिए तो कहेंगे वी जीरो क्या हो गया, दो तरीके से हम निकाल दिए वी डैश स्क्वायर प्लस 2gh, दो तरीके से हम निकाल दिए कि हमें अगर दोनों का एरिया मालूम है यहाँ का वेलोसिटी मालूम है तब भी हम पता कर सकते हैं, और अगर ये डेप्थ मालूम है यहाँ का वेलोसिटी मालूम है तब भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है थोड़ा इसको देखेंगे हम लोग समझेंगे। अभी स्कूल में सीधा तीसरा पॉइंट से पढ़ाना शुरू करेंगे, सीधा तीसरे पॉइंट से आना शुरू करेंगे, ये दोनों पॉइंट नहीं बताएंगे। यहाँ पर एक चीज नोटिस किया जाए, सपोज एक बहुत बड़ा सा टैंक है, लार्ज बेस एरिया, बट यू देयर इज ए वेरी थिन होल, मान लो पिन से एक होल कर दी, पिन होल कर दियो, इफ इट इज ए पिन होल, इफ A0 is very small as compared to A, A0 is very small as compared to A, तो ये फिगर को देखिए तो हमें A0 V0 is equal to A V dash ऐसे था, अगर A0 बहुत छोटा है तो V0 बहुत बड़ा है, implies V0 is very large as compared to V dash। हो सकता है कि the liquid will come out with some 10 मीटर पर सेकेंड, but this is coming down, बहुत बड़ा सा टैंक है, इतना जोर से लिक्विड निकल रहा है फिर भी ये लेवल नीचे आता हुआ नजर नहीं आएगा, the speed may be few millimeters per second और per minute, है ना। सोचो बहुत बड़ा टैंक है और बहुत बड़ा वाइड बेस है, आप एक छोटा सा पिन होल किए हो, लिक्विड तो निकल रहा है बहुत ज्यादा स्पीड में, बट V dash will be very small। अगर V dash बहुत छोटा हो गया तो हम क्या कहेंगे, V dash को इग्नोर कर सकते हैं, मान लो ये 10 मीटर पर सेकेंड V0 का वैल्यू, V dash का वैल्यू है 0.001001 मीटर पर सेकेंड। अब कोई छोटा क्वांटिटी का स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाता है, ये 10⁻⁻4 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻8, मतलब और भी नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाता है। देन equation 2 can be written as or rewritten as, equation 2 में क्या आएगा, इसको इग्नोर कर दो, V0 is equal to
रूट ओवर ऑफ 2gh। अगर होल काफी छोटा है तो कितना स्पीड में लिक्विड निकलेगा, रूट ओवर ऑफ 2gh। लेकिन कंडीशन याद रखना, कंडीशन भूलना मत, अगर बेस एरिया ऑफ द टैंक इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू ए तो ये रूट ओवर ऑफ 2gh होता है ना। इसी को देख के बनता है टोरिसेली थ्योरम। थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो वेलोसिटी v प्लस का फॉर्मूला है ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है, और डायरेक्टली इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आएंगे और इसी फॉर्मूले को लेके बना है टोरिसेली थ्योरम। क्या है टोरिसेली थ्योरम, चलिए देखते हैं। मैं अभी इसको मिटाता हूं। क्या हो गया, कहेंगे कि अगर ये कोई एक टैंक है, ये कोई एक टैंक है विथ ए थिन ओरिफाइस, मान लो कि यहाँ पर कोई एक छोटा सा होल है, छोटा सा होल है, यहां से लिक्विड निकल रहा है v0 वेलोसिटी में, और यहां से फ्रॉम द लेवल ऑफ द टैंक अगर हम कोई एक पत्थर को गिराते हैं, कितना h डिस्टेंस, when it falls over a distance h, यहाँ पर उसका वेलोसिटी क्या होगा, when something falls from rest from the level of the liquid at the level of the orifice, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 2gh। आप जानते हो when something is falling from a height h the velocity gained is रूट ओवर ऑफ 2gh, तो यहाँ पर वेलोसिटी हो गया रूट ओवर ऑफ 2gh। तो टोरिसेली थ्योरम क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर ए थिन ओरिफाइस the velocity of flux is equal to velocity of a body dropped from the level of the liquid outside the tank at the level of the orifice। समझ में आ रहा है, अननेसेसरली कंफ्यूज करके टोरिसेली महाराज ये थ्योरम बनाए, लोगों को याद रहेगा बोल के। तो बीट नंबर 4 में हम देखेंगे टोरिसेली थ्योरम क्या कहता है। In case of a thin orifice, in case of a thin orifice, the velocity of flux is equal to velocity of a freely falling body from level of liquid at the level of orifice outside the tank। टैंक के बाहर अगर कोई बॉल को यहाँ पर गिराएंगे, यहाँ पर आते आते इस लेवल पे आते आते इसके पास जितना वेलोसिटी होगा वही होगा वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स, ठीक है। तो ये हो गया टोरिसेली थ्योरम, कितना सिंपल है, ठीक है ना। अब हम लोग टोरिसेली थ्योरम भी समझ गए। अब इस थ्योरम को लेके कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और हमें अभी वो सारा न्यूमेरिकल को बारीकी से देखना है, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बट बिफोर वी गो फॉर क्वेश्चंस, व्हाई नॉट टू डेवलप ऑल द थ्योरी एसोसिएटेड, ठीक है। चलिए देखते हैं रेंज ऑफ इफ्लक्स, रेंज ऑफ इफ्लक्स। अब हुआ यूं है, केस को देख लीजिए, यहां पर कोई लिक्विड है टू ए हाइट h, यहां पर कहीं एक होल बनाया गया है और क्या मिला, ये होल से जो लिक्विड निकलेगा वो आके इधर कहीं गिरेगा। कितना डेप्थ में होल बनाया गया है,
say the hole is made at a depth h, we want to know the range of the flux, r कितना है पता करना है। ठीक है, r कितना है पता करना है। कैसे पता करेंगे? हम तो जानते हैं कि यहाँ से जो लिक्विड निकलेगा उसका वेलोसिटी भी 0 है, और प्रोजेक्टाइल मोशन वाला फॉर्मूला भी आपको याद है। कोई चीज को अगर h हाइट से हॉरिजॉन्टली u0 वेलोसिटी से थ्रो करेंगे तो जमीन पे आके गिरेगा कितने दूर पे? इट इज u0 इंटू रूट ओवर ऑफ 2h/g, है ना। तो क्या होगा हियर रेंज क्या होगा? देखो तो रेंज क्या होगा? रेंज r इज इक्वल टू, ये हाइट कितना है h माइनस h, कितना वेलोसिटी में फेंका गया v0, तो रेंज कितना होगा v0 इंटू रूट ओवर ऑफ 2h माइनस h बाय g। समझ में आया? जबकि v0 का वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है, इट इज एट डेप्थ h, तो वैल्यू डालें तो क्या आएगा? ये रूट ओवर ऑफ 2gh इंटू रूट ओवर ऑफ 2h माइनस h बाई g। थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो रूट टू हो गया, 2 रूट जी कैंसिल हो गया, इट इज रूट ओवर ऑफ h इंटू h माइनस h। द रेंज कम्स आउट टू बी 2 इंटू रूट ओवर ऑफ स्मॉल h इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ठीक है बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट। ये रेंज निकालने के लिए कहते हैं, मैं आपको थ्योरी फॉर्म में दे रहा हूँ। ठीक है, इसका अभी फोटो भेज देते हैं आपको। मोर डेवलपमेंट विल मेक इन दिस वेलोसिटी फ्लक्स आर्टिकल, और थोड़ा एंट्रेंस इसको नजर में रखते हुए कुछ और एक्स्ट्रा थ्योरी डेवलप करते हैं। आप वो सॉल्यूशन को थोड़ा ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन में क्या दिया है, सपोज मैं आपको एक दो केस देता हूं। ये एक कोई एक टैंक है और मान लो कि x डेप्थ में एक होल बनाया गया और नीचे से हाइट इसका y है। दूसरे केस में सेम टैंक, आई एम रिपीटिंग द केस, लिक्विड इज अप टू द सेम लेवल ओनली, बट नाउ द होल इज मेड एट डेप्थ y। यहां पर होल बनाया गया, ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कितना होगा x, क्योंकि ये x प्लस y था तो ये भी x प्लस y है। तो दोनों केस में जो आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स होगा वो अलग अलग होगा, है कि नहीं? या कि इधर कहीं गिरेगा या कि इधर कहीं गिरेगा। तो दोनों ही केस में वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स विल बी डिफरेंट। यहाँ पर v1, यहाँ पर v2 अलग अलग, ये आके कहीं इधर गिरेगा। मैं कंपेयर करना चाहता हूं दोनों की रेंज के बारे में। इसको ऊपर से x डेप्थ में किए थे होल, इस केस में नीचे से x डेप्थ में किए थे। पहला केस में v1 is looking as shown in the figure, x is looking less, y is looking more, so v1 will be less, क्योंकि रूट ओवर ऑफ 2gx होगा। ठीक है, तो v1 क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ 2gx। v2 क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ 2gy। r1 फॉर्मूला लगाओ, इट वाज 2 इंटू h माइनस h। h इंटू h माइनस h मतलब h क्या था? ये h माइनस h क्या था? ये मतलब x इंटू y, सो इट इज 2 इंटू रूट ओवर ऑफ xy। इस केस में r2 क्या हो जाएगा? 2 इंटू रूट ओवर ऑफ y इंटू x। दोनों केस में रेंज बराबर आ रहा है। वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स आर डिफरेंट बट रेंज इज कमिंग आउट टू बी द सेम। तो क्या पता चला? व्हेन orifice मींस थिन होल, orifice का मतलब है थिन होल, इज मेड at a height x above the base or x below the level, then the range is same. Range traveled by a flux is
सेम, दोनों केस में रेंज बराबर होगा। कितना इंटरेस्टिंग है। इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, मैं आपको दिखा दूं कैसा क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको बताता हूं कैसा क्वेश्चन आया था। अगर हम देखेंगे इसमें, ये क्वेश्चन था ऐसे, ये कोई एक टैंक है और इसमें पानी रखा है। ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर और ये हो गया 6 मीटर। ठीक है, ये सारा गैप जो है 1 मीटर का गैप में है। ठीक है, ये 1 मीटर ऐसे करके ये गैप, ये H, ये भी H, ये भी H, ये भी H, सारा केस में ये जो ओरिफाइसेस है, ढेर सारे ओरिफाइस किया गया है। सारे केस में गैप इज 1 मीटर, H ओनली, सारा केस में H है। ठीक है, अब ये सारे में से लिक्विड निकलेंगे, यहां से निकलेगा, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, फिर होल्स, और वो लिक्विड निकल के जमीन पे गिरने लगेंगे। क्वेश्चन ये है, ये एग्जाम्पल था, रुड़की एंट्रेंस में आया था। इन फिगर शोन, ये सारा H है, सारा H है। ठीक है, सारा मतलब दो ओरिफाइस के बीच में, कंजुगेटिव ओरिफाइस के बीच में गैप बराबर है। इन फिगर शोन फाइंड एट हाउ मेनी पॉइंट्स the jets strike the floor। ये सब निकलेंगे, कितने पॉइंट में गिरेंगे। ये मान लो एक पॉइंट में गिर रहा है, ये दूसरा पॉइंट में गिर रहा है, तीसरा पॉइंट में गिर रहा है। इट हाउ मेनी पॉइंट्स द जेट विल स्ट्राइक द फ्लोर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थोड़ा देखो तो, यहां से अगर लिक्विड निकलेगा, नीचे से H ऊपर होल किए, ऊपर से H नीचे होल किए, मतलब ये दोनों का रेंज बराबर होगा। यहां से निकलेगा जहां गिरेगा, यहां से निकलेगा वहां गिरेगा। ये होल से जहां निकलेगा यहां गिरेगा, है ना। और यहां से, क्योंकि ये नीचे से 2H हाइट में, ये ऊपर से 2H डेप्थ में, तो ये दोनों बराबर में गिरेंगे। ये अकेला रह गया, ये कुछ इधर गिरेगा। सो इट हाउ मेनी पॉइंट्स द जेट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। द जेट विल स्ट्राइक द ग्राउंड एट 3 पॉइंट्स। आंसर क्या हुआ? 3 पॉइंट्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं इसमें। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन नहीं देता है। अच्छा, एक चीज ऑब्जर्व करें, यहां पर देख लेते हैं बिट नंबर 5। ठीक है, बिट नंबर 6 देख लेते हैं। ये हम प्रूव कर सकते हैं कि कहां पर होल करेंगे कि रेंज मैक्सिमम होगा। कहां पर होल करेंगे कि रेंज मैक्सिमम होगा, तो हम कहेंगे, देखने से पता चल रहा है मिडिल में जो होल रहा है उसमें रेंज सबसे ज्यादा है, तो हम कहेंगे रेंज ऑफ इफ्लक्स। प्रूव कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंशिएशन। यू हैव टू डिफरेंशिएट द टर्म। क्या था हमारा रेंज का फॉर्मूला? रेंज का फॉर्मूला था 2 into रूट ओवर ऑफ h into h minus h। तो you find out r is maximum means dr by dh will be equal to 0। करो, निकालोगे तो h का वैल्यू मिलेगा h/2। मैं नहीं निकाल रहा हूं क्योंकि नहीं चाहिए, स्कूल में कोई डेरिवेशन नहीं पूछेंगे। तो रेंज ऑफ इफ्लक्स इज मैक्सिमम when small h is equal to capital H/2। and what is the maximum range? रेंज का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? फॉर्मूला डालते हैं, h into h minus h, वैल्यू डालें, h की जगह h/2, h की जगह h/2, तो क्या हो गया 2 into रूट ओवर ऑफ h/2। ये h minus h/2 is another h/2, है ना। सिंपलीफाई करो तो क्या मिलेगा? ये हो जाएगा सेम एज h। सो अगर इसमें बहुत सारा होल कर देंगे, मैक्सिमम कितना दूर तक लिक्विड गिरेगा? 2d distance equal to h, the height of level of liquid in the tank। So the maximum range can be height of level of liquid in the tank।
टैंक में लिक्विड जिस हाइट तक है उतना दूर तक ये गिरेगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन का आंसर बताइए। चूज द करेक्ट फिगर। ये कोई एक बड़ा सा टैंक है, टैंक में लिक्विड रखा हुआ है। आप क्या करते हो, यहाँ पर एक छोटा सा ओरिफाइस किए, लेकिन इसको ऐसे बेंड कर दिए, लिक्विड निकला गया ऐसे। यहाँ पर एक कर दिए ऐसे, और इसको भी ऐसे बेंड कर दिए, लिक्विड निकला गया ऐसे। यहाँ पर एक बेंड कर दिए, इसको भी बेंड कर दिए ऐसे, लिक्विड निकला गया ऐसे। तो आपको बताना है कि ए बी सी में से कौन सा फिगर सही है, बस ये आपको तय करके बताना है। ए बी सी में से कौन सा फिगर सही है। देखो तीनों केस में हम आपको क्लियर फिगर ड्रॉ करके दिए हैं, बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन का सलूशन मैं देता हूं। सोचो, अगर हम कहेंगे कोई चीज को v वेलोसिटी में हम ऊपर फेंकते हैं तो ये कितने ऊपर तक जाता है। अगर वो h ऊपर तक जाता है तो v और h में क्या रिलेशन है। आप जानते हो कि h इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2g, ये हमें मालूम है। अच्छा, दूसरा चीज ये है कि कोई टैंक में जब हम एक होल करते हैं कुछ h डेप्थ में, यहां से जो लिक्विड निकलेगा वो v0 वेलोसिटी में निकलेगा। तो कितना ऊपर तक जाएगा, ये v0 वेलोसिटी में निकलता है तो क्या हाइट तक जाएगा, हाइट कितना जाएगा, से इट इज h डैश, कितना होगा, इट इज v0 स्क्वायर बाई 2g। नहीं, लेकिन v0 कितना है, इफ इट इज एट डेप्थ h तो इट इज v0 है रूट ओवर ऑफ 2gh। v0 क्या है, रूट ओवर ऑफ 2gh, सो इट इज 2gh बाई 2g मतलब h। मतलब यहां पर होल करेंगे तो कितना ऊपर तक जाएगा, h हाइट तक, मतलब अप टू द लेवल ऑफ लिक्विड। देखो ये यहाँ पे खत्म हो गया है, ये फिगर करेक्ट होता तो कैसे होता, ये पूरा लेवल तक चढ़ता, ये तो लेवल को पार कर गया है और ये लेवल तक गया है। तो करेक्ट आंसर हो गया बी, करेक्ट आंसर हो गया बी। समझ में आ रहा ना, कितना हाइट तक चलेगा, कोई और इसमें अगर 3 होल कर देंगे तो जंप करेगा जो जेट ऑफ लिक्विड, कितना ऊपर तक जाएगा, टिल द लेवल ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर, उस हाइट तक चलेगा।